नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस जारी की हैं। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल होंगे। ऑनलाइन सिक्योरिटी मनी भी उम्मीदवार जमा करेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ में 5 लोग मौजूद होंगे। सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी गृह मंत्रालय के निर्देश पर। आपको बता दें, गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, स्पेशल पीपीई किट का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी करना अनिवार्य होगा। सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी गृह मंत्रालय के निर्देश पर। बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी की। तो बिहार में जीतन राम मांझी के महागठबंधन छोड़ने पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव का बयान आया। पप्पू यादव ने सासाराम में प्रेस वार्ता के दौरान बोले, नीतीश और लालू आपको मुख्यमंत्री रहने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने जीतन राम मांझी को परिजीवी दलित नेता की संज्ञा देते हुए कहा कि आज बिहार को एक मजबूत दलित नेतृत्व की आवश्यकता है। राम मांझी के महागठबंधन छोड़ने पर बोले पप्पू। सासाराम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पप्पू यादव, राम मांझी को बताया परजीवी दलित नेता, कहा ऑफर दिया, साथ आए। और मांझी जी को कहेंगे, हे मांझी जी सुदबुद्धि दे, संबुक बद इसी दोनों ने मिलकर किया था आपका। आज कहां से अच्छे हो गए मुझे नहीं पता। आप बेइज्जत हो रहे थे ये तो समझ में आता है, आज नहीं बेइज्जत हो रहे थे। हमेशा से दशरथ मांझी से लेकर चौधरी से लेकर रामायण से लेकर जीतन राम मांझी आपको 1 मिनट भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाह रहा था। और आज आपको कैसे अच्छा लग रहा है मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं जीतन राम मांझी जी, आपको मैंने कहा था आइए, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा। हम परजीवी दलित नहीं चाहते, हम एक मजबूत विकल्प चाहते हैं दलित के रूप में। इसीलिए मैं कांग्रेस से भी कहा, पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार कंप्लीट रूप से अपने को 2 कदम पीछे अपनी महत्वाकांक्षा को समाप्त करने को तैयार हूं। पहले बिहार और बिहारी, पहले बिहार को नंबर 1, एशिया का सबसे बड़ा बिहार, और उसके लिए एक मजबूत विकल्प। वह विकल्प 30 साल जो बिहार को निकम्मा बना दिया, जो बिहार को कंप्लीट रूप से नर्क पर जीने में मजबूर कर दिया, वो विकल्प नहीं। बिहार में 1,14,000 के पार कोरोना के मामले। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 26,789 है। कोरोना से अब तक 87,660 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस से राज्य में 492 लोगों ने दम तोड़ा है। 24 घंटे में 757 मरीजों में कोरोना की पुष्टि। 24 घंटे में 3,256 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। तो बिहार समेत समूचे देश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। इसी कड़ी में बिहार में बच्चे और गर्भवती महिलाओं पर भी संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचाव और उन पर होने वाले प्रभाव को लेकर बिहार की मशहूर डॉक्टर सारिका राय ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। सुनिए। मेरे साथ हैं पटना की मशहूर डॉक्टर सारिका राय। आज कोरोना को लेकर के हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा है, और आप क्या सलाह देना चाहती हैं, खास करके जो औरतें प्रेग्नेंट हैं और नवजात शिशु पर इसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है कोरोना का? अभी तो इतना कम दिन से कोरोना है कि हम लोग एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल असर क्या हो रहा है कोरोना का बच्चों के ऊपर, क्योंकि माइलस्टोन्स डेवलपमेंट में भी टाइम है उसको स्टडी करने के लिए। पर फिजिकली एक तो खुशी की बात यह है कि बच्चों को कोरोना बहुत कम हो रहा है, ना के बराबर, और अगर हो भी रहा है तो वो बच्चे को कुछ खास असर कर नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर मदर पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है, तो उस बच्चे को माँ अगर दूध भी पिला रही है तभी बच्चे को कुछ खास उससे फर्क पड़ नहीं रहा है। दिस इज गुड न्यूज़ फॉर द मदर्स। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा हर गर्भवती महिला के लिए कि वो कोरोना से डरे नहीं, अपने मानसिक स्थिति को डरा हुआ सहमा हुआ नहीं बनाए,
क्योंकि अभी आपके बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है आपके पेट के अंदर। तो आजीवन आप ऐसे बच्चे को पैदा करिएगा जिसका पर्सनालिटी हमेशा सहमा हुआ, डरा हुआ और घुटन वाला पर्सनालिटी होगा। तो इसलिए कोरोना से हम लोगों को लड़ना है, अपने सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे जैसे बताया जाता है मीडिया के थ्रू वैसे वैसे अब हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने हैं, बट अपने आप को मेंटली बहुत पॉजिटिव रखना है। आप ये नहीं बोलते कि जो होना है सो होगा, तो इसलिए हम लोग केयरलेस हो जाएं। बहुत केयरफुल होने के बावजूद भी अगर किसी को कोरोना होना है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो कम से कम अपने सोच, अपने विचारों को, स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्लीज पॉजिटिव रखिए। एक सवाल और है कि चूंकि बहुत से लोग दर्शक ये जानना चाहते हैं न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से भी, अगर किसी को कोरोना हो जाता है, मतलब रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आता है और उसमें कोई सिम्टम नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, किस तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए कि उसका जो सिम्टम है वो बढ़े नहीं और कोरोना का संक्रमण से वो जल्द मुक्त हो जाए? ये मैं आए दिन देखती हूँ अपने पर्सनल अपने जान पहचान के लोगों में भी और मरीजों के अंदर भी, कि अगर किसी को बुखार होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है, तो सबसे पहले वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं हमको तो कोरोना नहीं है, हम बरसात में भीग के आए थे, हम फलाना, हम रात को नहा लिए थे, हम ऐसा कर लिए थे, हम संतरा खा लिए थे, सेब खा लिए थे, व्हाटएवर 100 एक्सक्यूजेस दे विल themselves डिसाइड कि उनको कोरोना है कि नहीं है। ये बहुत गलत है। कोरोना का जांच अब बहुत आसानी से हो रहा है। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर एक बाउट ऑफ फीवर भी किसी को अगर होता है इस युग में, इस जमाने में, इस दौर में, तो आपको जरूर अपना कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि सुख की बात ये है कि अगर कोरोना को आप पकड़ लेते हैं तो वो आपको नहीं पकड़ पाएगा। आई नीड टू से कि अगर आप जल्द से जल्द अपने आप को कोरोना पॉजिटिव है, इसका ज्ञान आपको मिल जाता है। इतना सुंदर मेडिकेशन अब शुरू हो गए हैं कि आपको कभी भी सीवियर सिम्टम्स आने की नौबत ही नहीं आएगी। पर अगर आप अपने टेस्ट को ही डिले कीजिएगा तो ना ही आप उतने दिनों में आप अपने आसपास के, अपने परिवार, अपने प्यारे लोगों को आप वो कोरोना फैला रहे हैं, पर आप अपने शरीर को भी हावी होने दे रहे हैं उस वायरस को और मल्टीप्लाई करने का मौका दे रहे हैं। और तब फिर मेडिसिन आपको कितनी कारगर होंगी ये कहना बहुत मुश्किल है। तो ये थी पटना की मशहूर डॉक्टर सारिका राय, जिन्होंने की बहुत ही अच्छा संदेश दिया है न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से कि खास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर उनको कोरोना में कभी भी अगर पॉजिटिव भी आता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि अगर वो घबराएंगी तो इसका मेंटली असर बच्चों पर, जो होने वाले बच्चा है, नवजात पर पड़ सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा मैसेज और बहुत अच्छी बात डॉक्टर सारिका राय ने न्यूज़ वन इंडिया को बताई है। सहयोगी रवि रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ वन इंडिया। खबर सुपौल से है, जहां मुहर्रम और गणेश पूजा को लेकर बैठक आयोजित की गई है। त्रिवेणीगंज एसडीएम की अध्यक्षता में की गई शांति समिति की बैठक। छातापुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सरकार के निर्देश के अनुरूप लोग मनाएंगे पर्व। एसडीएम ने कहा, विनय कुमार सिंह, पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो सके इसके लिए प्रशासन मुस्तैद रहेगा। बैठक में त्रिवेणीगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए, आने वाले समय में मुहर्रम है, उसको लेकर छातापुर थाना में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की एक बैठक थी। इसमें सभी गणमान्य लोग यहाँ के उपस्थित हुए थे। इनको निर्देश भी दिया गया है और इनसे अपेक्षा की गई है कि एक सफल मुहर्रम पर्व जो है वो बढ़िया से प्रशासन के सहयोग। आज शांति समिति का जो बैठक हुआ है थाना में, ये जैसे आने वाले गणेश पूजा है और उनके बाद मुहर्रम है, इनको लेके बैठक हुई थी। और इनमें जो सरकार की गाइडलाइन है, जैसे मुहर्रम में शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो अपना फतवा जारी किया है उस अनुकूल मनाना है। और ये जो अपने गणेश पूजा है, इसमें सरकार की जो गाइडलाइन अनुकूल है उस अनुकूल मनाना है और आपसी भाईचारे के सौहार्द के साथ मनाना है और कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गणेश पूजा में हम मुस्लिम भी साथ हैं और हमारे मुहर्रम में हमारे हिंदू भाई भी साथ। झारखंड में 27,000 के पार कोरोना के मामले। आपको बता दें, राज्य में 24 घंटे में 820 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,505 हुई है। अब तक कुल 17,445 मरीज ठीक हुए हैं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण से अब तक 291 मरीजों की मौत हुई है।
राजनांदगांव में डीजे और बैंड स्टाफ ने प्रदर्शन किया। कोरोना के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियां। पिछले 5 महीने से बेरोजगार हैं डीजे और बैंड स्टाफ। डीजे और बैंड स्टाफ ने दोबारा काम चालू करने की मांग की है। अपनी पेटियों समेत सड़क पर उतरकर उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। गया से 92 मजदूरों को लेकर गुजरात के सूरत जा रहे हैं एक यात्री बस को पुलिस ने डेहरी में रोक लिया, जिसमें 5 बाल मजदूर भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि मजदूरों को लेने गुजरात से ही एक बस गया आई थी। गया से 92 मजदूरों को लेकर सूरत जा रहे थे। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने रोहतास के डेहरी ऑन जोन में NH2 पर बस को रोक लिया। छानबीन शुरू की। ASP संजय कुमार के नेतृत्व में सभी बस यात्रियों से पड़ताल की गई। बस में कई महिलाएं भी थी जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मौजूद थी। मजदूरों ने बताया कि अब जब गांव में काम नहीं मिलता है तो वो लोग मजदूरी करने के लिए गुजरात लौट रहे हैं। ASP संजय कुमार ने बताया कि सभी यात्रियों की जांच की जा रही है। बस में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। MP से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? सूरत। क्यों? काम करने के लिए। कौन बुलाया था वहाँ पे? पहले से वहाँ पे काम करते थे। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग बस में? हम दोनों जन। और आपके साथ लोग हैं ना? कितने लोग हैं? नहीं और कोई नहीं हम लोग। तो सूरत जा रहे थे। जसोया मोड़ पर हम लोग 60-70 आदमी बैठे और एक गाड़ी आया था गया से। अब गया से आया था तब कई आदमी बैठा था कि कहाँ बैठा था वो हम लोग नहीं जानते। वो जाने का जो बैठाया है जो लाया है वही। तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग सूरत जा रहे क्यों? हैं कमाने खाने के लिए। तो पुलिस ने पकड़ा आप लोगों को? हाँ, आगे में पकड़ लिए कि कहाँ जा रहा है, ऐसी कर रहा है, आधार कार्ड देखा वही करो। तो इन लोग के वजह से फिर ऐसा हम लोग क्या हो गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि सूरत की एक बस जो है कुछ मजदूरों को ले जा रही है, जिसमें नाबालिग बच्चे भी हैं। उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। जाँच होने पर यदि कोई दोषी पाए जाते हैं तो उसको हम लोग आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। कितने संख्या थी सर मजदूरों की उसमें? 92। बिहार के दाऊदनगर थाना इलाके के अंछा गांव में 2 पक्षों के बीच में मुठभेड़ में जमकर फायरिंग हुई। आपको बता दें, दोनों पक्षों के बीच में कई दिनों से चल रहा था विवाद। दोनों पक्षों के बीच में हुई लड़ाई में जमकर एक दूसरे पर गोलियां चलाई गईं। वहीं इस घटना के दौरान दोनों पक्षों के 8 लोग जख्मी हो गए हैं। सूचना मिलने पर ASP के निर्देश पर पुलिस बल को गाँव में तैनात कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों से मामले की पड़ताल कर रही है। अभी तक तो प्रारंभिक रूप से वो ट्रांसफार्मर पर तार जोड़ने वगैरह को लेकर के विवाद बताया जा रहा है। दोनों तरफ से लोग जख्मी हैं। हम लोग जख्मियों का इलाज और कार्रवाई कर रहे हैं। गोली में कितने घायल थे? फायरिंग की बात लोग बता रहा है। अब वहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो इंजर्ड भेजे गए हैं वहाँ से स्पष्ट होगा कि गोली किनको लगी है कि नहीं लगी है, और लगी है तो कैसी है। भागलपुर में लोगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। सरकारी कार्यालय परिसर में हथियार लेकर घूमता दिखा एक व्यक्ति। विधिक सेवा संघ कार्यालय परिसर में घूमते दिखा शख्स मीडिया कर्मचारी से सवाल पर शख्स ने बदसलूकी की और हाथापाई भी की। कोर्ट परिसर में कोई भी हथियार लेकर प्रवेश करना वर्जित है। गौरतलब है कि न्यायालय परिसर को फायर आर्मी फ्री जोन घोषित किया गया है। केवल सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी हथियार लेकर परिसर में जा सकते हैं। नियम के मुताबिक बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से शस्त्र लेकर विधिक सेवा परिषद में नहीं घूम सकते। इसमें न्यायालय परिसर में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मुक्त रखा गया है। परिसर में शस्त्र लेकर घूमने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। भागलपुर में लोगों में नहीं है पुलिस का खौफ। लगातार ये खबर आपको फिर से बता दें, सरकारी कार्यालय परिसर में हथियार लेकर एक शख्स घूमता हुआ दिखाई दिया। सीतामढ़ी में नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप। बाइक पर नाबालिग को उठाकर ले गए थे दरिंदे। घर के लिए शॉर्ट
के लिए निकली थी घर से बाहर नाबालिग बच्ची, दरिंदों ने पीड़ित के परिजनों को केस न करने की धमकी दी। डीजीपी और सीतामढ़ी के एसपी के संज्ञान पर दर्ज हुई एफआईआर मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी में नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप, बाइक पर नाबालिग को उठाकर ले गए थे दरिंदे। घर से शौच के लिए निकली थी नाबालिग बच्ची, दरिंदों ने पीड़ित के परिजनों को केस न करने की धमकी दी। खबर डिंडोरी से, जहां मोबाइल मेडिकल यूनिट से हुआ ग्रामीणों का टेस्ट, जबलपुर आईसीएमआर भेजे गए लगभग 10,500 सैंपल। डिंडोरी कलेक्टर बी कार्तिकेयन के निर्देशन पर चला अभियान। कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए प्रशासन की पहल। जिले में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। निर्देश ये है कि हमारे जो सीएससी समनापुर हॉस्पिटल है वहाँ से लिस्ट आई हुई है और इनका नाम सार्थक ऐप्स में एंट्री किया गया है, इसलिए इनको हम ढूंढ के इनका हम कोरोना जांच किया जा रहा है। प्रथम चरण में जो इनका ट्रीटमेंट हुआ था, अब वही सर्वे द्वितीय चरण में हो रहा है। या इसका कोई लक्ष्य निर्धारित है? इसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है। एक दिन में जितने मिल जाएं, 10 मिल जाएं, 15 मिल जाएं, 20 मिल जाएं, 30 मिल जाएं। सर अभी तक कितने सैंपल किए जा चुके हैं? अभी तक तो मेरे हो चुके हैं 5 सैंपल हैं। मानपुर में 1 मिला है, सरे में मिले हैं मेरे को 4 सैंपल मेरे हो चुके हैं। 19 का मेरा टारगेट। ये जो नाम आपको मिलते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? ये सार्थक ऐप्स में इनका नाम आया हुआ है। यहाँ की जो भी MPW है, आशा कार्यकर्ता है, NM है, वो सर्वे करके सार्थक ऐप्स में नाम को डाला गया। पूरे जिले में 8 MMU हैं जिले को आवंटित की गई है राज्य स्तर से, जिसमें से बैगाचक क्षेत्र के लिए एक स्पेशल और ईज ब्लॉक एक वाहन है। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत जितने भी हमारे सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित मरीज हमारे सर्वे टीम द्वारा चिन्हित किए गए हैं, इन समस्त मरीजों को सैंपल कराने के निर्देश हमारे प्रशासन और कलेक्टर साहब की तरफ से मिले हुए हैं। तो ऐसे लोगों को चूँकि वो संस्था तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो MMU के माध्यम से हमें सैंपल कलेक्शन का कार्य गाँव पहुँच कर ही करा रहे हैं और उनके रीस्क्रीनिंग करा रहे हैं इनके माध्यम से। अभी जिले में कुल टोटल पॉजिटिव केसों की नई चीज आई है हमारे पास। यूपी में 1,77,000 के पार कोरोना के कुल मामले। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,77,239 हो गई है। कोरोना के एक्टिव मरीज 47,785 हैं। यूपी में 1,26,657 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 2,797 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,991 नए मामले, 66 लोगों की मौतें। तो 24 घंटे में कितने नए मरीज सामने आए हैं ये भी आपको बता देते हैं। लखनऊ में 620, कानपुर नगर की बात कर लें तो 236, गाजियाबाद में 94, गौतम बुद्ध नगर में 127, प्रयागराज में 266, गोरखपुर में 260, बनारस में 187, बरेली में 107, झांसी में 56, मुरादाबाद में 125, बाराबंकी में 119, गोंडा में 148।